हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय सर फिजिक्स क्लास। नया सेशन शुरू हो चुका है, तो आपके लिए हम चैप्टर फर्स्ट लाए क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अब चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? फिजिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। देखिए, जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसकी वजह से जो हम फील्ड के बारे में, यहाँ पे देखिए दो चार्ज है प्लस माइनस, तो ये अगर रेस्ट पर है तो इसके जो भी इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट पर, यानी कि कोई चार्ज अगर रेस्ट पर है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉलोइंग फिनोमेना फिजिकल इफेक्ट। देखिए, कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो डेली लाइफ में हमें दिखाई पड़ते हैं, जो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बहुत अच्छा मान सकते हैं। जैसे वी सी अ स्पार्क एंड बियर ए क्रैकिंग साउंड। यहाँ पे देखिए एक स्पार्किंग होती है जब हम कोई स्पार्क देखते हैं। बियर क्रैकिंग साउंड व्हेन सिंथेटिक क्लॉथ ऑफ स्वेटर एंड आर टेकन ऑफ इन डार्क एंड ड्राई वेदर। देखिए, ठंडियों में क्या होता है, जब हम स्वेटर निकालते हैं तो एक स्पार्किंग नज़र आती है जब हम डार्क रूम में करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें चार्ज की वजह से वो स्पार्किंग होती है। और जब लाइट चमकती है, जब बारिश होती है, तो वी सी द लाइटनिंग इन द स्काई। देखिए, स्काई में जब लाइटनिंग होती है तो ये भी एक फिनोमेना होता है चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू मॉइस्ट एयर। इसमें क्या होता है, चार्ज जो होते हैं इनके डिस्चार्जिंग वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये आपने देखे भी होंगे कि कैसे एक थंडर स्टॉर्म के टाइम पे लाइटनिंग होती है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स व्हेन प्लेस नियर अदर बॉडी और ऑब्जेक्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक इफेक्ट होता है। किसी चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहते हैं, तो एक फोर्स जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट कूलॉम्ब होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। चार्ज का होता है एम्पियर इंटू टाइम, दैट्स वाई इस डायमेंशनल फॉर्मूला इज ए इंटू टी। अब चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे कि दो तरह के चार्ज होते हैं। आप बहुत से पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह से होता है। पहला होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव। लेकिन ये डेवलप कैसे होते हैं कि जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रगड़ते हैं, व्हेन टू बॉडीज़ आर रब्ड ईच अदर, रब टुगेदर दे गेट ऑपोजिटली चार्ज। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट होता है, ग्लास रॉड को जब हम सिल से रब करते हैं तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट एविडेंस होता है कि इसमें चार्ज डेवलप होता है। तो चार्ज दो तरह से होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी। किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है उस बॉडी पे, ठीक है। यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। सेकेंड वन होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करती है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है तो वो बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है? देखिए, आपने 9th क्लास में एटम का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जहाँ से जैसा आपको दिख रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वेरियस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अटैचमेंट से थोड़ा दूर हो, यानी कि जो काफ़ी दूर होता है, तो उसका
जो प्रोटॉन से फोर्स होता है थोड़ा वीक हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान होता है। तो एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाए। तो यही वर्क फंक्शन होता है कि वर्क फंक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इज डिफाइंड एज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ गिवन सॉलिड। किसी सॉलिड के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करते हैं किसी मिनिमम अमाउंट की एनर्जी से तो उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इसके बाद एक स्टूडेंट होता है चार्जिंग। देखिए चार्जिंग का कई सारा केस होता है। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसा भी आपने पीछे पढ़ा है कि हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पे आप देखिए, अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी है। एक हमारे पास होता है ग्लास रॉड, यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा होता है सिल्क क्लॉथ होता है। तो जब ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं, देखिए अभी इनमें कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है। टेक अ ग्लास रॉड एंड रब विद अ सिल्क क्लॉथ, रिजल्ट इन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्लास रॉड एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिल्क। हम पाते हैं कि जब आपस में रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज गेन करता है जबकि सिल्क नेगेटिव चार्ज गेन करता है। इसका मतलब वर्क फंक्शन ग्लास रॉड का थोड़ा कम था, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है। उसी तरह से हम अगर इबोनाइट रॉड को वूल के साथ या कैट्स फर के साथ अगर आपस में रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इबोनाइट रॉड की तरफ, ठीक है। और इस तरह से इबोनाइट रॉड क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क या जो वूल या कैट्स फर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पे देखिए जब फ्रिक्शन होता है तो ग्लास रॉड कैसा चार्ज गेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपको अच्छे दिख रहा है, सारे पॉजिटिव चार्ज है। उतनी ही अमाउंट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज गेन करता है सिल्क। उसके बाद है कि देखिए ये पाया जाता है कि इट शुड बी नोटेड दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉल मास। देखिए इलेक्ट्रॉन पे अपना एक मास होता है 9 × 10⁻³ किलोग्राम। हालांकि ये बहुत ही नेग्लेजिबल है, बट जो भी इसका मास है, डज देयर अक्कर इन स्मॉल चेंज इन द मास। इससे क्या होता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके मास में स्लाइटली चेंज आ जाएगा, यानी उसका मास थोड़ा बढ़ेगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उसका मास थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन में मास को देखते हैं किस तरह से किसी बॉडी का मास चेंज होगा। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन हम करते हैं इन दोनों में, तो क्या डिफरेंस पाते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में। इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि मतलब कि पहला इसका कॉन्सेप्ट, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों हो सकते हैं, यानी कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, क्योंकि मास केवल एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। चार्ज कैन बी एडेड। देखिए चार्ज को ऐड कर सकते हैं, जैसे रियल नंबर होता है, जैसे हम किसी रियल नंबर को हम ऐड करते हैं, बिल्कुल सेम फिनोमेना से हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। मास इट आल्सो बी एडेड लाइक रियल नंबर, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्वांटाइज होता है, अभी आप चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्ज क्वांटाइज होता है जबकि मास क्वांटाइज नहीं होता। चार्ज को हम कंजर्व कर सकते हैं कि मास जो है वो चेंजेबल होता है। मास किस तरह से चेंज होता है, मास इज चेंज अकॉर्डिंग द आइंस्टीन रिलेशन। आइंस्टीन एक रिलेशन दिया है एनर्जी और मास के बीच में, = mc², यानी कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि मास चेंजेबल है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन ए बॉडी नॉट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि वेलोसिटी से चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी चार्ज इनवेरिएंट है वेलोसिटी के टर्म में। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता। मास के साथ मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज पर रिलेशन। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन है, m = m0/√1 - v²/c²। इसका मतलब मास को हम बदल सकते हैं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे m जो होता है मास ऑफ मूविंग बॉडी है, m0 क्या होता है, मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट मास ऑफ द बॉडी है, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी बॉडी के साथ जो वेलोसिटी है वो है, और c होता है लाइट की वेलोसिटी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए कि लाइट की वेलोसिटी के ही बराबर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगा तो मास क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म आपका 0 हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि फोर्स बिटवीन चार्जेस में बी अट्रैक्टिव इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस। जैसे प्लस माइनस चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अदरवाइज ये रिपल्सिव होगा। मास के साथ क्या होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि ये केवल ग्रेविटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने 11th क्लास से पढ़ा था ग्रेविटेशन में कि मास का बहुत बड़ा रोल होता है। 8th है इलेक्ट्रिक चार्ज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसको ड्राइव करके हमें मिलती है, जबकि ये फंडामेंटल होती है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। चार्ज में नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, देखिए चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, बट मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट करता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ब्रिंग चेंज इन माइक्रोस्कोपिक मास, चार्ज का ट्रांसफ़र जो होता है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यू आर गिवन टू मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी, आपको दो मेटेलिक स्फीयर ए और बी दिए जाते हैं इन कॉन्टैक्ट में, प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है अगर एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड उसके पास लाते हैं स्फीयर ए के पास, वाइल टेकिंग केयर द रॉड डज नॉट टच द स्फीयर, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है, क्योंकि दोनों टच में रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे आ जाएगा। दूसरा होता है कि स्फीयर ए एंड बी आर सेपरेटेड कीपिंग द पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड नियर बाई स्फीयर ए, अगर अभी भी हम ग्लास रॉड को देखिए, यहाँ पे क्या है, जो ग्लास रॉड है इसको हम कंडक्टर ए के पास ही रखते हैं, अब इनमें स्लाइटली गैप देते हैं, बट क्या होता है कि क्योंकि ये रॉड जो है अभी जो है इसके पास है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्शन इसका बना रहता है। अब क्या आता है, ग्लास रॉड को हम रिमूव कर दें, दोनों को थोड़ा गैप और बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि ये दोनों ही बॉडी ए और बी ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, ए पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बी पर पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए दो प्रोसेस आपने पढ़े, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग कैसे होती है, यानी इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब कांटेक्ट से चार्जिंग कैसे होती है, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज पुट इन अ कांटेक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, देखिए जब किसी चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, द अनचार्ज बॉडी एक्वायर चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो इसमें क्या होता है, जो चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होता है दूसरी बॉडी पर, तो इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। यानी कि अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि एक न्यूट्रल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी न्यूट्रल है, अब इस पर ग्लास रॉड इसके पास लाते हैं, टच कर देते हैं, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए ग्लास रॉड कोई नेगेटिव चार्ज का है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र हो जाता है इसके अंदर से, तो इस बॉडी पे ये चार्ज आता है, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू ये चार्जिंग दिखाता है। अब बढ़ते स्टूडेंट बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। नाउ स्टूडेंट अब पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली प्रॉपर्टीज़ की होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ऑल द बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, जैसे अभी हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, बिफोर फ्रिक्शन ना तो ग्लास रॉड पे कोई चार्ज होता है ना तो सिल पे, बट जब फ्रिक्शन करते हैं दोनों बीच में तो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे डेवलप होता है सेम अमाउंट पे चार्ज उस पर डेवलप होता है। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल विच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा एग्जाम्पल होता है, एक और भी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, कि रेडियो एक्टिव डिकेज होता है। यूरेनियम को जब रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं तो इसमें क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। इसमें कि देखिए कि यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, तो 92 इसके अंदर चार्ज है, प्रोटॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये 90 + 2 में डिवाइड होगा, यानी कि
जो रेडियोएक्टिव डिके से पहले जितना चार्ज था उतना ही बाद में भी होता है। तो ये कंजर्वेशन को शो कर रहा है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि जितना भी चार्ज किसी बॉडी पे, किसी एटम पे जितना चार्ज होता है, अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी पे जितना चार्ज होता है ये प्लस माइनस एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एन क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र होता है, और ई जो होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जहाँ इनकी वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से होती है। ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये यूनिवर्सल ऑफ नेचर, ये एक यूनिवर्सल ऑफ नेचर होता है। इसके बाद सुना जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बताता है कि टोटल चार्ज किसी बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज है उस सिस्टम में, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, सबको हमें ऐड कर देना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है एडेड लाइक रियल नंबर। जैसे हम रियल नंबर ऐड करते हैं उसी तरह से सबको हम ऐड कर देंगे। जैसे हम सपोज ए बॉडी हैव चार्जेस Q1 5 माइक्रोकूलम, Q2 6 माइक्रोकूलम एंड Q3 4 माइक्रोकूलम। तो इस पर कितना नेट चार्ज बनेगा, तीनों को ऐड कर देंगे, 5 + 6 - 4 दैट इज़ 7 माइक्रोकूलम। तो ये बताता है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज है कि सभी को हमें ऐड कर देना है। अब आते हैं स्टूडेंट पॉइंट चार्ज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट चार्ज क्या होता है कि अगर इफ़ द साइज़ ऑफ चार्ज बॉडीज़, मान लीजिए चार्ज बॉडी की जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस से बहुत ही कम है, तो ऐसी बॉडीज़ को, ऐसे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कूलॉम्स लॉ। अब हम पढ़ते देखिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ये चार्ज के लिए हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके देखिए दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज। हम चार्ज को एक स्फेरिकल बॉडी एज क्रिएट करेंगे और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए R है। तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, अगर ये प्लस और माइनस के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जो भी फोर्स इनके बीच में लगता है अकॉर्डिंग टू दिस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे तो F = K Q1 Q2 / R²। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, जैसा कि फिजिक्स का रूल होता है। यहाँ पे K कांस्टेंट है, तो K कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, यानी कि और डिपेंड करता है मीडियम पे, जिस मीडियम पे होता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। जैसे हम अगर सीरियस सिस्टम की बात करें तो K की वैल्यू 1 होती है अगर दोनों चार्ज वैक्यूम में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर यही दोनों चार्ज वैक्यूम में है तो इसमें SI सिस्टम के लिए अगर हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये वैल्यूज़ अलग अलग होती है और इसकी वैल्यू 4πε0। देखिए ε0 भी एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो नाम होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम² न्यूटन -1 मीटर -2। अगर हम इसके SI यूनिट को देखेंगे तो यही आएगी। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है स्टूडेंट, ये इसी फॉर्मूले से मिलेगा जो आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है। यहाँ पे ε0 को अगर हम अलग करते हैं तो ये Q1 Q2 / 4πFr² हो जाएगा।
और चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम 2 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा, 4 पाई का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, एल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें ये आंसर मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, या जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अगर दो चार्ज, जैसे यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में अगर दो चार्ज स्पेस में होती है तो हमें कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमें मिलता है एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कर दें, अगर यही दोनों चार्ज किसी मीडियम में होते हैं, मीडियम से यहाँ मतलब होता है वाटर है, ग्लास है, या कोई और मीडियम अगर होता है, तो ये वैल्यू फोर्स ऑन मीडियम के लिए लिखी जाती है। तो अभी आपने पढ़ा कि एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए होता है। अगर हम मीडियम में बात करेंगे तो एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए अगर दोनों को आप डिवाइड करें, यानी अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ नॉट अपॉन में एफ मीडियम, दैट इज़ इसमें ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे हमें एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन मीडियम आएगा। तो इसको अगर इसी रेशियो को हम कहते हैं एप्सिलॉन आर या कैपिटल के, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर का मतलब आपको पता ही होगा, जहाँ पे डायरेक्शन होती है। तो अगर हमारे पास सपोज करो कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे एरो ये शो करता है कि इन दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ है। अगर इनके सेंटर्स की डिस्टेंस हम r मान लें, तो इनके जो डिस्टेंस है इसके लिए एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे कि हम किस तरफ से डिस्टेंस लेते हैं। जैसे चार्ज Q1 से Q2 की तरफ अगर चलते हैं तो एक यूनिट वेक्टर होगा जिसको R12 से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम चार्ज Q2 से Q1 की तरफ चलते हैं तो R21 से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो फोर्स 2-1 है, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, उसकी डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन में ही होगा। तो F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। F12 होता है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, R12 और R21। R21 का मतलब होता है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। तो इस तरह से हमारे पास एक यूनिट वेक्टर भी है जिसकी डायरेक्शन होती है। यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो F21 इसकी जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और F21 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, R12, जो इसकी डायरेक्शन बताएगा। इसे इक्वेशन 1 करेंगे। सिमिलरली हम लिख सकते हैं F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये भी सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, R21 वेक्टर के लिए R21 का कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे डायग्राम से पता चलता है कि R21 वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है R12 के। तो अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, हम पहले अगर इक्वेशन 1 को लेते हैं F12 को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब R21 वेक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया -R12 से, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। माइनस साइन आप बाहर कर दीजिए। इसका जो मैग्नीट्यूड है आर स्क्वायर, दोनों के लिए ही सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वो सेम है। इस केस में हमें ये मिलता है कि ये जो माइनस साइन है, अगर ये बाहर हो जाता है तो ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, F21 के। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बट अपोजिट इन साइन।
ये बिल्कुल न्यूटन्स के थर्ड लॉ एक्शन का रिएक्शन शो करता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब कंडीशन क्या है, अगर चार्ज की जो वैल्यू है, अगर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा है तो वो चार्ज क्या होंगे, सिमिलर होंगे, हेंस रिपल्शन विल बी रिजल्ट, यानी कि जो रिपल्सिव फोर्स होगा वहाँ पे होगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 से कम है तो चार्ज अनलाइक चार्ज होंगे और उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। ये भी वेक्टर फॉर्म में, लेकिन ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। अब हम दोनों चार्जेस को पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ज Q1 की जो पोजीशन है वो R1 है ओरिजिन से। चार्ज Q2, यहाँ पे जो आपको ब्लू सर्कल और एक रेड सर्कल दिख रहा है, ये दोनों चार्जेस के हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। R2 दूसरे चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर है, R1 पहले चार्ज के लिए। अब क्योंकि दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिए हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। अब जैसे वेक्टर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम A से B की डिस्टेंस निकालते हैं तो AB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर चलते हैं तो OB माइनस OA, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को शो करता है दोनों। यहाँ पे देखिए AB जो वेक्टर है ये OB यानी कि OB माइनस OA रिप्रेजेंट करेगा। OB की जो लेंथ है वो R2 है, R2 वेक्टर से शो किया गया और ये R1 से, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है R12 से। ये किसी किसी बुक में R21 भी लिखा है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वही लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने रिप्रेजेंट करना है सिर्फ इसको तो हमने इसको R12 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या उस डायरेक्शन में 1 2, यानी जो फोर्स 2 1 है उसकी डायरेक्शन क्या है, R12 है। सिमिलरली अगर हम F12 लिखते हैं तो R21 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सेम। यहाँ पे देखिए F21 एंड F12। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यूनिट वेक्टर जो होता है दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे तो R21 का मतलब R21 का वेक्टर और R21 का मॉडुलस, तो यहाँ पे R21 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही सेम बिल्कुल F12 करेंगे तो R21 का वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर दें, R21 का मतलब R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 इस तरह से, और अगर हम 2 1 लेते हैं तो R2 माइनस R1 अपॉन में R2 माइनस R1। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स, जिसको हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक चार्ज है Q0, यहाँ पे आपको हाईलाइट किया दिया गया है रेड कलर में, ब्लू सर्कल में। अब क्या होता है कि इस चार्ज की ओरिजिन से जो पोजीशन है वो R0 से शो की गई है। ऐसे इसके आसपास बहुत सारे चार्ज है, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, हमने Qn तक चलना है। ठीक है, तो बहुत सारे चार्जेज हैं जिसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से अलग अलग है। जैसे Q1 वेक्टर का R1 है, Q2 वेक्टर का R2 है, सेम Q3 वेक्टर का R3। ऐसे nth वेक्टर जो होगा, जो हम अगर n वेक्टर लेते हैं तो Rn हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इस पर जितना भी फोर्स लग रहा है Q0 पे, वो वेक्टर सम हो जाएगा सभी फोर्स के लिए। तो यहाँ पे जो इस पर फोर्स लग रहा है वो सभी का वेक्टर सम होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे फोर्स होता है
ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। एक बार में अगर हम एक चार्ज को लेते हैं तो सभी का ये वेक्टर सम हो जाएगा और इनकी जो प्रेजेंस है वो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो ये होगा, यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन क्यू नॉट दिख रहा है, ये सभी वेक्टर्स का सम है। फोर्स ऑन 01, 02, 03 एंड 0 nth, जो nth चार्ज के लिए उसके लिए भी है। तो अगर 01 देखिए अभी आपने पीछे ये फॉर्मूला पढ़ा है, अगर 01 है तो यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर और 10 का कैप। 02 है तो 20 का स्क्वायर 20 का कैप। 03 मीन्स 30 का स्क्वायर 30 का, ऐसे चलते हैं nth वेक्टर के लिए। सबको हमने ऐड कर देना है। इसमें कॉमन क्या है, इन सब में जो कॉमन टर्म है वो है 1/4πε0 और क्यू नॉट भी है। तो अगर ये टर्म हम बाहर लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 आप बाहर कर दो तो Q1, Q2, Q3 इस तरह से हमें nth वेक्टर के लिए ये टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 और 3 होने चाहिए थे और n। ठीक है, तो Q1 फिर यहाँ पे Q2 होगा, Q3 एंड सो ऑन। अब ये इसको एक जनरल टर्म से रिप्लेस कर देंगे, i की वैल्यू 1 से लेकर के i की वैल्यू n तक। Qi अपान में आर आई नॉट का स्क्वायर आर आई नॉट का कैप। तो ये था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, मतलब कि एक सिस्टम ऐसा है, अ सिस्टम ऑफ क्लोज स्पेस इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म्स एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चार्ज कैसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिफाइन रहता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे कोई लेंथ है, जिस मान लीजिए कोई लेंथ ए बी है, टोटल इसकी लेंथ एल है और इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उससे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट विल इक्वल टू द चार्ज अपॉन लेंथ क्यू बाई एल। इसको जो एसआई यूनिट होगी क्या होगी, कूलॉम पर मीटर। नेक्स्ट वन इज, अच्छा इसमें क्या है, अगर चार्ज जो है स्मॉल लेंथ पर है, तो अगर मान लीजिए कोई डीएल लेंथ है उस पर चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी एल, जहाँ पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइन एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होता है उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे आपको एक एरिया दिख रहा है जहाँ पे देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू है और टोटल इसका सरफेस ऐसा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन में सरफेस। इसकी जो एसआई यूनिट है वो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर कोई स्मॉल एरिया डीएस है जिस पर स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एरिया का डीएस है, तो जो चार्ज उस पर होगा वो डी क्यू होगा। दैट विल इक्वल टू सिग्मा डी एस। फिर आता है स्टूडेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जैसे कोई क्यूबिकल शेप है, ये एक वॉल्यूम है, स्फेरिकल शेप ये भी एक वॉल्यूम है, तो किसी वॉल्यूम पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। किसी यूनिट वॉल्यूम पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो कूलॉम पर मीटर क्यूब। दैट भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा रो मीन्स चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, दैट इज क्यू बाई वी। अगर स्टूडेंट मान लीजिए किसी वॉल्यूम का अगर स्मॉल वॉल्यूम डी वी हम लेते हैं तो उस पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू डी वी, जहाँ पे ये स्मॉल वॉल्यूम है और ये स्मॉल चार्ज है। अब पढ़ते स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ अगर हम कोई चार्ज कंसीडर कर लें तो उसके चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री यानी ऐसा रीजन होता है जिसमें
उसका इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जानने के लिए हम दो तरह के चार्ज पढ़ते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। हम बताते हैं सोर्स चार्ज क्या होता है। द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। दूसरा होता है स्टूडेंट टेस्ट चार्ज। ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाते हैं उस रीजन पे, उस बाउंड्री के अंदर। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ड्रॉ करते हैं, जैसे प्लस और माइनस चार्ज का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, ये बाहर तरफ जाती है और माइनस चार्ज की तरफ आती है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका पॉजिटिव चार्ज और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम कहते हैं ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं है, इसका एंड हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो इक्वल अपोजिट चार्ज के लिए, इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के लिए। यहाँ पे देखिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो रिपेल करेंगे तो इनके बीच में एक ऐसा रीजन क्रिएट होता है जहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यानी जहाँ पे किसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे N जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है जिस पर किसी भी चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब अगर चार्ज Q1 की वैल्यू चार्ज Q2 से ज़्यादा है, इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। जो Q2 की लाइंस को थोड़ा सा, इसकी लाइंस को, अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो आपको डायग्राम, यानी जो न्यूट्रल पॉइंट मिडिल में आता था वो न्यूट्रल पॉइंट Q2 तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो ये हमें डायग्राम मिलेगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। यहाँ पे डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो रेड कलर का है वो पॉजिटिव वहाँ से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती है। यहाँ पे अगर इसको शो करें तो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ये कोई क्लोज लूप नहीं बनाती, यानी कि ये टर्मिनेट हो जाती हैं नेगेटिव चार्ज पे। अब आता है कि अगर किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे देखिए A और B दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, अगर इन दोनों पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे इस डायग्राम में देखिए, अगर आप कहीं इमेजिन करो कि ए पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ शो की गई हैं, जैसे E1 है अलग और E2 अलग। यहाँ पे देखिए ये E1 को शो कर रहा है और ये E2 को शो कर रहा है। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट। उसके बाद आता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से अगर ज़्यादा क्रॉस होती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए A और B दो एरिया हैं, तो एरिया A से ये फील्ड लाइन ज़्यादा क्रॉस हो रही है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू अगर फील्ड लाइंस कम है तो ये वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करता है। उसके बाद स्टूडेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो होती हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में देखिए 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, तो ये उस 90 डिग्री एंगल क्या शो करता है कि ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं।
अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक पेयर ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे देखिए आपको दो इक्वल अपोजिट चार्ज दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। रेड कलर में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, इक्वल अपोजिट चार्जेस को, इसको डाइपोल कहा जाता है, जिसकी एक फाइनाइट डिस्टेंस हम मानते हैं यहाँ पे 2a, कहीं कहीं 2l भी लिखा है, तो वो सेम ही है सब कुछ। इस एग्जांपल क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अमोनिया गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से ये सारे डाइपोल के एग्जांपल होते हैं, CO2। उसके बाद है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जो इक्वल होता है किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड के और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के। क्योंकि ये वेक्टर साइन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। SI यूनिट को होते हैं कूलॉम मीटर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला LTA। फिर आता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये एक्सियल लाइन क्या होती है, इसको ध्यान सुनिए। जैसे आपके पास एक डाइपोल है प्लस और माइनस का, जिसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस की तरफ होगी। यहाँ पे माइनस चार्ज ये है और ये प्लस है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है। अब एक्सियल लाइन क्या होती है? इसी के सामने बिल्कुल एक लाइन होगी, जिससे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता, जैसे P पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कितनी है। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी पॉइंट को अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको लेना है, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जिधर रिपेल होकर के जाएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू उधर ही मानी जाएगी। ऐसे ये नेगेटिव चार्ज है माइनस का, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, E2 से रिप्रेजेंट किया गया है। इनके डाइपोल की डिस्टेंस क्या होती है? 2a, और इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने r मान ली है। तो लेट करो कि P वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, यहाँ पे। अब आते हैं स्टूडेंट की इनके सेंटर की क्या, देखिए इन दोनों चार्ज के बीच में क्या इस चार्ज की और इस चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस। जैसे आप अगर BP लेते हैं, B से P तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये R में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही AP की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की AP की लेंथ है, जिसकी वैल्यू क्या है? R प्लस A। तो लेट करेंगे, लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट P, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूला बनेगा E1 इक्वल टू Q/4πε0 BP का स्क्वायर एलॉन्ग PX। देखिए यहाँ पे PX, यहाँ पे ये लाइन आपको दिख रही है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से ये डायरेक्शन दिखाता है। इक्वेशन 1 करेंगे। ऐसे ही अगर हम मैग्नीट्यूड दिखाएंगे तो ये आएगा। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये होगा AP का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E1 माइनस E2, क्योंकि E1 ज़्यादा ग्रेटर है E2 से, तो रिजल्टेंट इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। Q/4πε0 R माइनस A का स्क्वायर माइनस दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे। Q/4πε0 ये कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी बचती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों इसका आप एलसीएम लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सॉल्व करने पे ऊपर ये वैल्यू आएगी R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे
देखिए इसमें क्या होता है, क्यू बाई 4πε0 कॉमन आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों और माइनस साइन के साथ करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कैंसिल आउट जो टर्म है उनको कैंसिल आउट कर दिया गया है। तो लास्ट में आपका बचता है 4RA, क्यू बाई 4πε0 बाहर जाएगा, 4RA आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें से 4R में से 2R को हम बाहर कर देंगे, Q इंटू 2A एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और Q इंटू 2A ये क्या बताता है, डायपोल मोमेंट P बताता है। अब ये डायपोल मोमेंट P है, यहाँ पे P इंटू 2R, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो वैल्यू होगी वो अलोंग PX ही रहे, क्योंकि E1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सेम है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिधर डाइपोल है उधर ही इसकी डायरेक्शन है। इफ़ डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, अगर मान लीजिए डाइपोल बहुत स्मॉल जिसमें ए की वैल्यू आर से बहुत कम है तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। अगर आप एक स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन में आर की पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2P अपॉन में आर क्यूब, इससे मतलब इससे हमें क्या रिलेशन मिलता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि जैसे एक डाइपोल है AB, अब इस डाइपोल के बिल्कुल मिडिल में एक लाइन पास करते हैं जो इसके सेंटर से होके पास होगी, तो ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। अब लेट करो कि पॉइंट A पर नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट B पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, जो यहाँ पे शो नहीं किया गया, बट आपको ध्यान रखना कि A पर नेगेटिव चार्ज है, B पर पॉजिटिव है। तो B पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है और यहाँ पे हमें एक यूनिट चार्ज मानते हैं। तो दोनों पॉजिटिव है तो ये इधर रिपेल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर शो की गई है। ऐसे ही सेम जो है स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। या किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के हम इक्वेटोरियल लाइन पढ़ते हैं। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि कोई जैसे डाइपोल है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, इसके सेंटर से जो लाइन पास होकर जाएगी दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो आपको यूनिट चार्ज अपने माइंड में रखना है यहाँ पे। अब ये यूनिट चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे क्या होगी, बाहर तरफ जाएगी, यहाँ पे जैसे शो किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ आएगी। तो E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर ये मान लीजिए एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। अब E1 और E2 के क्योंकि दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट पे काम करते हैं तो रिजल्टेंट उसके रिजोल्यूशन से ही मिलता है हमें। तो हम वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। पहला होता है E1 साइन थीटा। अगर हम E1 कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो E1 साइन थीटा जो परपेंडिकुलर ऊपर तरफ है, और E1 कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल है। सेम बिल्कुल E2 के लिए करते हैं तो E2 साइन थीटा ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ पे देखिए, और E2 कॉस थीटा इस तरफ है। तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों डायरेक्शन की तरफ है, तो ये दोनों ऐड होंगे, जबकि ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लेट बी विद द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड। अब OA और OB की वैल्यू मान लीजिए A है, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगे। AP और BP की जो वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये R है और ये A है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे क्या होगा, प्लस चार्ज से हम लेंगे तो Q बाई 4πε0 BP का स्क्वायर अलॉन्ग PX, और E1 Q बाई 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलॉन्ग PX।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा, ये P y की तरफ जाएगी सेम। तो क्योंकि दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, P पर विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि जो साइन का टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है E1 और E2 का वो तो बराबर ही है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद आप E1 cos थीटा या E2 cos थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2E1 cos थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब cos थीटा की वैल्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करते हैं तो a अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू पुट करेंगे Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और a अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 एंड पावर हाफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 3/2 और 2Q और A इन तीनों का ही प्रोडक्ट हो जाएगा डायपोल मोमेंट P के बराबर। तो ये था आपका एक्सियल लाइन पे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जो ना तो इक्वेटोरियल पे लाई करेगा ना तो एक्सियल पे। यहाँ पे डायग्राम में देखिए P पॉइंट जो है मेन डायपोल क्या है आपका माइनस और प्लस ए बी, लेकिन जो P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे आता है ना तो एक्सियल पे। बट अगर हम इस डायपोल के कंपोनेंट को रिजॉल्व करें, एक्चुअल में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव तरफ होती है। यहाँ पे आप जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है P जो वेक्टर है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव तरफ है। तो जो P का कंपोनेंट होगा, P का जो भी कंपोनेंट है ये आपके दो रिजोल्यूशन है, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। परपेंडिकुलर में P sin थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल में P cos थीटा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे देखने वाली बात ये जो P cos थीटा नया डायपोल मोमेंट है इसी की लाइन में ये P आता है, यानी कि इसकी एक्सियल लाइन पे आता है। देखो यहाँ पे A1 B1 की लाइन में ही P cos थीटा है, तो ये आपका P पॉइंट एक्सियल पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर A2 B2 को हम लेते हैं तो इसकी लाइन पे क्या है P sin थीटा। तो P sin थीटा इसके इक्वेटोरियल लाइन पे आता है। तो अब P पॉइंट पर देखिए एक्सियल लाइन के लिए आपने भी पढ़ा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बाहर तरफ होती है। तो हम जो एक्सियल केस में है उसको E1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सियल वाला जो केस है ये E1 एक्सियल केस के लिए है और E2 जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के लिए है। तो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर डिग्री पर है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेक्टर पैरेललोग्राम मेथड से अगर हम निकालते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से चलते हैं। फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर ड्यू टू डायपोल A1 B1, आपका A1 B1 कौन है, ये वाला। तो P पॉइंट पे जो भी डायपोल होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने एक्सियल का पढ़ा है 2P अपॉन में 4πε0 R3। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे P cos थीटा लेना है, P नहीं लेना, क्योंकि आपका जो मेन डायपोल है वो P cos थीटा है। तो एक्सियल के लिए P cos थीटा का यहाँ पे आएगा, ये P से F की तरफ है, P to F यहाँ पे आपको दिख रहा है P से F की तरफ है। उसके बाद E2 की अगर हम वैल्यू बात करें, E2 के लिए क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए P अपॉन में 4πε0 R3। देखिए यहाँ पे डायपोल क्या होगा, P sin थीटा होगा। अब दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको यूज़ करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पुट कर देना है, P sin थीटा और ये जो आपको दिख रहा है कि दोनों की जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखिए पहले उसमें कॉमन क्या है, P अपॉन में 4πε0 R3 ये कॉमन है, इसका स्क्वायर कॉमन है, लेकिन अगर अंडर रूट से बाहर लेंगे तो P अपॉन में 4πε0 R3 हो जाएगा।
अंदर बचेगा आपका 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और अब 4 cos स्क्वायर थीटा में से अगर एक cos स्क्वायर थीटा हम साइन के साथ ऐड कर दें तो 3 बचेगा, तो 1 प्लस तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक हम साइन के साथ अटैच कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारा ये लास्ट का ये फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से होगी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो अलग से इसको बना दिया गया है कि डायरेक्शन जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किस तरह से हम लेंगे। यहाँ पे E1 E2 है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये P से जा रही है, मान लीजिए बीटा एंगल पर है, तो लेट E मेक्स एन एंगल बीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो टेन बीटा, क्योंकि टेंजेंट बताता है डायरेक्शन का, तो टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एफ आर अपॉन में FP, और FR की वैल्यू DP के बराबर है, और ये PF तो रहेगा, तो E2 बाई E1 यहाँ पे इस तरह से रहेगा। तो इसका अगर हम E1 E2 की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें तो देखिए सारा कैंसिल आउट होगा, केवल ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा 2 cos थीटा, बाकी सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा, तो टेन बीटा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। ये डायरेक्शन के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग कैसे, एक चार्ज रिंग से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको एक रिंग दिख रही है ब्लू कलर में, जो यूनिफॉर्मली चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से यहाँ पे, और इसका जो सेंटर है ये O है। इसके सेंटर से हमें P पॉइंट पर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसके सेंटर O से। तो मान लीजिए वो डिस्टेंस x है, इसका रेडियस r है। अब इस रिंग पर हम दो छोटे एलिमेंट लेते हैं, एक dl जिस पर चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूट है हम मान लेते हैं, ऐसे बिल्कुल अपोजिट लाइन में नीचे की तरफ dl और dq, हालांकि इसको अलग अलग ले सकते हैं। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, हमें जो मानना है P पॉइंट पर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस लाइन पे क्या होगा, रिपेल करेगा। तो ये रिपेल होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा, जो कि DE से रिप्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल सेम इसके लिए भी इसी लाइन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE लिखी गई है। अब ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, और यहाँ भी दो एंगल थीटा ही रहेंगे। अब क्या होता है कि इसमें जो DE, क्योंकि इस पॉइंट पे दो वेक्टर फिर से काम करते हैं, तो इसका जो रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट बनेगा उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो DE का जो कंपोनेंट यहाँ पे बनता है इस लाइन पे, वो DE cos थीटा बनता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो DE sin थीटा बनता है। सेम इस DE के लिए बनेगा DE cos थीटा, और परपेंडिकुलर बनेगा DE sin थीटा। तो अब DQ के स्मॉल चार्ज है तो इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर जो चार्ज DQ की जैसे जो ऊपर की तरफ है, क्या फॉर्मूला बनेगा, DE इक्वल टू DQ बाई 4πε0 r² प्लस x²। और ये लॉन्ग P से C की तरफ है, यहाँ पे आपको वेक्टर दिखाया गया P से C की तरफ है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि इक्वल टू Q बाई 4πε0 r²। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो आप A से P तक करेंगे, तो A से P तक का जो डिस्टेंस होगा उसी का स्क्वायर करना। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो डिस्टेंस हमें लेनी है।
तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज डी क्यू जो बिलो है बिल्कुल इसी लाइन पे बिल्कुल नीचे की तरफ है, ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। डी इक्वल टू डी क्यू बाई 4 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग पी सी डैश। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने देखा जो डी साइन थीटा हो वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो वाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी एडेड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द होल रिंग, पूरे रिंग की वजह से क्या फॉर्मूला बनेगा, इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि सभी को आपको ऐड कर देना है। तो जितने भी डी ई कॉस थीटा का टर्म है वो सारा ऐड हो जाएगा, या आप पहले इंटीग्रेट कर देंगे सबको। तो इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ऊपर जो है। उसके बाद स्टूडेंट जब वैल्यूज पुट करते हैं तो कॉस थीटा का भी रोल यहाँ पे, कॉस थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से चलते हैं ए ओ पी। तो कॉस क्या होता है, थीटा के सामने की लाइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस ओ पी है और ये पी ए है, तो ओ पी और पी ए को आप डिवाइड करेंगे तो एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, और ये एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे बीच वाले इक्वेशन में, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है। उसके बाद ई की जो वैल्यू होगी, देखिए जो कांस्टेंट टर्म में जो बदल नहीं सकते उनको हम बाहर कर देंगे, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। इसमें वेरिएबल क्या है, चार्ज। डी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू। तो क्यू एक्स अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2। इसमें स्पेशल केसेस क्या है स्टूडेंट, देखिए जब पॉइंट पी लाई करता है सेंटर पे, अगर पॉइंट पी सेंटर ऑफ रिंग पे लाई करता है तो क्या होगा, एक्स वैल्यू 0 होगी वहाँ पे, सेंटर पे तो एक्स वैल्यू 0 होगी। अगर 0 होता है एक्स की वैल्यू, तो आप देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे अगर एक्स वैल्यू 0 पुट करें तो सारा आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0। और अगर एक्स की वैल्यू आर से बहुत ज़्यादा है, अगर एक्स बहुत दूर चला जाता है तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कंपेयर में आर स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू शो करेगा। फिर अगर आर स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो क्यू एक्स अपॉन में 4πε0 आर क्यूब बचेगा। देखिए यहाँ पे आर हटा देंगे तो बचेगा आर क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, इसकी पावर 3/2 है। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब और ऊपर एक्स है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए होता है। इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू आर से बहुत ज़्यादा है तो हम उस रिंग को एक सिंगल पॉइंट चार्ज ही मानेंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो ये स्टूडेंट था आपका पार्ट 1। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, गॉस थ्योरम, और कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी करेंगे नीट और जेई के लिए। तो अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।